हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम यूपीसीआई सी सेट के फिजिक्स के ऊपर 7th क्विज लाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो नीचे दिए गए में से कौन से जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। बर्निंग ग्लास, कॉन्वेक्स मिरर, डेंटिस्ट मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर, मोटरिस्ट मिरर, कॉन्केव मिरर, हेड्स लैम्प ऑफ कार्स, पैराबोलिक कॉन्केव मिरर। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, हेड लैम्प्स ऑफ कार्स पैराबोलिक कॉन्केव मिरर। जो बर्निंग ग्लास होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का नहीं होता है। डेंटिस्ट मिरर सिलेंड्रिकल मिरर नहीं है। मोटरिस्ट मिरर कॉन्केव मिरर नहीं है। लेकिन हेड्स लैम्प्स ऑफ कार, जो हेड लैम्प होती है कार की, वो पैराबोलिक कॉन्केव मिरर की होती है। नेक्स्ट, पैराबोलिक कॉन्केव मिरर, हेड लैम्प्स ऑफ कार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली मैच। फिर से वैसे ही कि कौन सी पेयर करेक्टली मैच है। हाइड्रोलिक प्रेस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सेकंड, लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, बर्नौलीज प्रिंसिपल। थर्ड, इलेक्ट्रॉन गन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स। तो हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आता है। लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन वो बर्नौलीज प्रिंसिपल यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉन गन न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स करता है। इस तरह से ऑप्शन दिए, तो इनमें से करेक्ट कौन सा ये हमें फाइंड करना है। इसका सही आंसर है सेकंड। जो लिफ्ट होती है एरोप्लेन की, कि एरोप्लेन जब उड़ता है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये करेक्ट मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ जुपिटर, वेनस, यूरेनस, मार्स फ्रॉम द सन इज। हमें करेक्ट पोजीशन में रखना है जुपिटर, वेनस, मार्स और अर्थ और यूरेनस। सॉरी, जुपिटर, वेनस, यूरेनस, मार्स और, तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन 1 जुपिटर, वेनस, यूरेनस, मार्स। वेनस, यूरेनस, मार्स, जुपिटर। वेनस, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, यूरेनस, जुपिटर, मार्स, वेनस। तो इसका सही आंसर है थर्ड। सबसे पहले आता है वेनस, उसके बाद आता है मार्स, उसके बाद आते हैं जुपिटर और लास्टली यूरेनस। तो इस तरह से होता है, सबसे पहले वेनस आता है सन से, फिर उसके बाद मार्स, थर्ड जुपिटर और लास्टली यूरेनस। तो याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एटम बॉम्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो एटम बॉम्ब होता है वो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूटन्स लॉ या फैराडेज लॉ। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन पे एटम बॉम्ब वर्क करता है। जो न्यूक्लियर फिशन डिस्कवर किया था आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन, और बहुत बार ये कहा जाता है कि आइंस्टाइन के उस प्रिंसिपल की वजह से या फिर उस थ्योरी की वजह से एटम बॉम्ब प्रोड्यूस हुआ, और जो एटम बॉम्ब नागासाकी और हिरोशिमा पे दागे गए, और उसका सभी जो देते उसका ब्लेम हम आइंस्टाइन को देते, पर उन्होंने कुछ अलग ढूंढ निकाला था, अच्छा ढूंढ निकाला था, लेकिन उसका जो यूज़ किया हम लोगों ने वो गलत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। जो 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ के आर गिवन, तो दिए गए हैं एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज। देयर करेक्ट अरेंजमेंट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में उन्हें करेक्ट अरेंजमेंट से लिखना है। मतलब सबसे ज़्यादा होगा वेवलेंथ उसको सबसे पहले, और सबसे कम होगा उसे लास्टली। तो इसका ऑप्शन है एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और फिर माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड देन एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव्स। फोर्थ ऑप्शन एंड लास्ट, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। माइक्रोवेव्स के पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, फिर आते हैं इंफ्रारेड रेज, और थर्ड में अल्ट्रावायलेट रेज, और फोर्थ में एक्स रेज। तो मतलब सबसे कम वेवलेंथ होती है एक्स रेज की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव्स की। इसका उल्टा अगर हम ले, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है एक्स रेज की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव्स की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन लाइट एंटर्स अ लेंस ग्लास देयर इज ए चेंज इन। जब लाइट एंटर करती है लेंस में, ग्लास में, तो उसमें कौन से चेंजेस होते हैं। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी या बोथ वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, बोथ वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। जब लाइट एंटर करती है लेंस में या फिर ग्लास में, तो उसमें वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिजन, केमिकल रिएक्शन, या फोर्थ नन ऑफ दिस। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि न्यूक्लियस टूटना, मतलब एक को दो में ब्रेक करना, और न्यूक्लियर फिशन यानी कि दो को एक में जोड़ना। फिशन यानी कि जोड़ना और फ्यूजन यानी कि टूटना। क्वेश्चन नंबर 7, द हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, केमिकल रिएक्शन, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। A hydrogen bomb is a much more powerful than atomic weapon. The energy released in the hydrogen bomb is several magnitudes higher than an atom bomb. एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन यूज होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि न्यूक्लियस को तोड़ना, मतलब अलग अलग एक न्यूक्लियस के दो पार्ट हो गए, दो के चार, उस तरह से। और न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स बहुत सारे एटम को एक साथ जोड़ना है, दो एटम एक में कन्वर्ट होना, या तीन चार एटम एक में कन्वर्ट होना। द एनर्जी रिलीज इन हाइड्रोजन बॉम्ब इज सेवरल मैग्नीट्यूड्स हायर देन एटम बॉम्ब, मतलब कि सेवरल मैग्नीट्यूड्स यानी कई गुना ज़्यादा एनर्जी हाइड्रोजन बॉम्ब में होती है एटम बॉम्ब से। हाइड्रोजन बॉम्ब्स कैन डिवास्टेट होल सिटीज इन वन एक्सप्लोजन। हाइड्रोजन बॉम्ब की वजह से एक ही एक्सप्लोजन में पूरी सिटी तबाह हो सकती है। हाइड्रोजन बॉम्ब डिराइव्स इट्स एनर्जी थ्रू द फ्यूजन ऑफ एटम्स। जैसे कि मैंने कहा कि हाइड्रोजन बॉम्ब्स एनर्जी कहाँ से डिराइव करता है? तो फ्यूजन ऑफ एटम्स के। फ्यूजन यानी कि जोड़ना, जब कई सारे एटम जुड़ते हैं तब उसे फ्यूजन कहता है। एन एटम बॉम्ब डिराइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम फिशन। और एटम बॉम्ब कहाँ से एनर्जी डिराइव करता है? तो न्यूक्लियर फिशन से, जब एक एटम दो, उसमें चार ऐसे टूटते तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फुल शेप ऑफ ए रेनबो इज। जब फुल शेप होता है रेनबो का, ये क्या होता है? आर्क ऑफ ए सर्कल, मोस्टली सेमी सर्कल, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला। तो किस शेप का होता है रेनबो? तो इसका जो फुल शेप होता है रेनबो का वो कौन सा होता है? सर्कल होता है, इलिप्स होता है, पैराबोला होता है, या फिर आर्क ऑफ सर्कल। तो इसका सही आंसर है सेकंड, सर्कल। A rainbow isn't a flat two-dimensional image on the dome of sky. It's more like a mosaic composed of many separate beats in three dimensions. All rainbows are actually full circles, but most people only ever seen an arc or semicircle because they are standing on the ground and the other half is cut off by the horizon. If you see a rainbow from an aeroplane, you might see the full circle. अगर आप रेनबो एरोप्लेन से देखेंगे तो आपको फुल सर्कल दिखेगा रेनबो। और रेनबो ये दो डायमेंशनल फ्लैट इमेज नहीं होती स्काई में। इट्स लाइक अ मोसेक कंपोज्ड ऑफ मेनी सेपरेट बिट्स इन थ्री डायमेंशन। और थ्री डायमेंशन में मोसेक जैसे कई सेपरेट बिट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंपोज्ड हो जाते हैं। ऑल रेनबोज आर एक्चुअली फुल सर्कल्स। सभी रेनबोज फुल सर्कल्स होते हैं, बट मोस्ट पीपल एवर सीन एन आर्क और सेमी सर्कल। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ आर्क और सेमी सर्कल ही देख सकते हैं, बिकॉज दे आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड पे स्टैंड करके होते हैं, यानी कि ग्राउंड से देखते हैं। ऑन अदर हाफ इट्स कट ऑफ द ओरिजिन। और अर्धा भाग जो होता है वो ओरिजिन पे कट ऑफ होता है। लेकिन अगर आप, जैसे कि मैंने कहा कि एरोप्लेन से देखेंगे तो आपको फुल सर्कल दिखेगा रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। नीचे दिए में से कौन सा करेक्टली मैच है? कॉर्क्स, a key kind of crystal, Venus, brightest planet, nucleon, proton and electron, laser, a powerful source of heat। तो इसका करेक्टली मैच है सेकंड ऑप्शन, वेनस, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। कॉर्क्स अ काइंड ऑफ क्रिस्टल नहीं है। न्यूक्लियन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं। न्यूक्लियन क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियंस नहीं, सॉरी न्यूक्लियंस यानी कि जो न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, सॉरी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस। लेजर अ पावरफुल सोर्स ऑफ हीट। लेजर ए पावरफुल सोर्स ऑफ हीट गलत है। वेनस विच कैन बी सीन विद द अनएडेड आई फ्रॉम अर्थ। वेनस को अनएडेड आई यानी अर्थ से हम देख सकते हैं। इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। Venus was given in the nickname evening star and morning star because of its bright consistent presence। ब्राइट कंसिस्टेंट प्रेजेंस की वजह से इसे हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं, ये इसके निकनेम है। इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड अर्थ्स ट्विन। इसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ सिमिलर इन शेप एंड साइज टू आवर प्लैनेट। क्योंकि ये सिमिलर होता है अर्थ के शेप और साइज से, इसलिए हम
इसे अर्थ ट्विन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मैच लिस्ट 1 करेक्टली विद द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट योर आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए। मार्स, मर्क्यूरी, प्लूटो, सैटर्न। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें मैच करना है, यहाँ पे मास से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे वर्ड है या फिर सेंटेंस है। तो लिस्ट 2 में क्या है, प्लैनेट विथ प्रोमिनेंट रिंग्स, सेकंड फारथेस्ट फ्रॉम सन, थर्ड क्लोजेस्ट टू सन एंड फोर्थ रेड प्लैनेट। तो मास क्या है, रेड प्लैनेट ए4। ए4 यहाँ पे कितने ऑप्शंस में दिखता है, 2 ऑप्शंस में, फर्स्ट एंड थर्ड। मास रेड प्लैनेट, मर्क्यूरी क्लोजेस्ट टू सन, मर्क्यूरी क्या है, क्लोजेस्ट टू सन है, तो बी, यहाँ पे सी, B3। तो यहाँ पे दोनों जो ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों में सेम है इतना। जो तीसरा वो डिफरेंट होगा ज़रूर। प्लूटो, प्लूटो क्या है, प्लूटो प्लैनेट विथ प्रोमिनेंट रिंग्स है या फिर फारथेस्ट फ्रॉम सन है। तो इसका सही आंसर है प्लूटो। तो ये देखिए प्लूटो में और भी यहाँ पे इसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ कि प्लूटो और सैटर्न जो है, सैटर्न क्या है, प्लैनेट विथ प्रोमिनेंट रिंग्स, और प्लूटो क्या है, प्लैनेट फारथेस्ट फ्रॉम द सन। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर प्लूटो आपको कंफ्यूजन रहेगा प्लैनेट विथ प्रोमिनेंट रिंग्स या फारथेस्ट फ्रॉम सन, तो सबसे उस सैटर्न को देख लीजिए कि सैटर्न के आसपास क्या है, रिंग है। सैटर्न के आसपास क्या है, रिंग। तो ये देखिए आपको इतना समझ में आता है कि सैटर्न के आसपास रिंग है, तो डी क्या होगा, 1। पर लेकिन तो फिर बचता है क्या है, प्लूटो एंड फारथेस्ट फ्रॉम सन। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। तो इस तरह से भी आप आंसर डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ वेव गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट ट्रांसपोर्ट। जब एक वेव एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं तो वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैटर, एनर्जी, मास या नथिंग। तो इसका सही आंसर है एनर्जी। जब एक वेव एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं तो वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ 100 वोल्ट बल्ब विल कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन। एक 100 वोल्ट बल्ब कंज्यूम करता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किस में, 1 आवर, 10 आवर्स, 1 डे या 60 आवर्स। तो इसका सही आंसर है 10 आवर्स में, बिकॉज 1000 वाट ऑफ एनर्जी स्पेंट इन 1 आवर इज 1 किलोवाट। जब 1 किलोवाट यूनिट एनर्जी स्पेंड होती है तब 1000 वाट ऑफ एनर्जी स्पेंड होते हैं 1 आवर में, इज 1 किलोवाट। 1 किलोवाट यानी कि वो 1 यूनिट। सो 100 वाट नीड्स 10 आवर्स टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक यूनिट कितना होता है। तो एक यूनिट होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट यानी कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। यहाँ पे दिए हुए 100 वाट बल्ब, 100 वाट बल्ब को कंज्यूम करने में 1 यूनिट ऑफ यानी कि 1000 यानी कि 1 किलोवाट। तो कितने लगेंगे आवर्स, 10 आवर्स। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू द गैलेक्सी कॉल्ड। जो सोलर सिस्टम है अपनी, वो किस गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, एंड्रोमेडा नेबुला, सेकंड मिल्की वे, थर्ड रेडियो गैलेक्सी या फोर्थ मैगेलिनिक क्लाउड। तो इसका सही आंसर है मिल्की वे। द मिल्की वे इज द गैलेक्सी दैट कंटेन्स अवर सोलर सिस्टम। इट्स नेम मिल्की इज देयर फ्रॉम इट्स अपीयरेंस as a dim glowing band arching across the night sky whose individual stars cannot be distinguished by the naked eye। तो मिल्की वे गैलेक्सी है जो कंटेंस करते हैं हमारी सोलर सिस्टम। इट्स नेम मिल्की, इसका नाम मिल्की कहाँ से हमने डिराइव किया, तो इट्स अपीयरेंस एज ए डीम ग्लोइंग बैंड आर्चिंग अक्रॉस द नाइट स्काई। नाइट स्काई में ये एक डीम ग्लोइंग बैंड जैसे अर्चिंग जैसे अपीयरेंस देते हैं, इसकी वजह से। हुज इंडिविजुअल स्टार्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाय द नेक्ड आई। जिसके जो इंडिविजुअल स्टार्स होते हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते नेक्ड आई से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब अ लिटल नाइट्रोजन और आर्गन इज इंट्रोड्यूस्ड एट लो प्रेशर टू। इलेक्ट्रिक बल्ब में लिटल नाइट्रोजन और आर्गन ये इंट्रोड्यूस किया जाता है लो प्रेशर में, क्योंकि कूल द हॉट फिलामेंट, सेकंड विस्टैंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड विस्टैंड इवापोरेशन ऑफ एलिमेंट, और फोर्थ इंक्रीज ब्राइटनेस ऑफ द फिलामेंट। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे किसके लिए यूज होता है लिटल नाइट्रोजन आर्गन लो प्रेशर में। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, कूल द हॉट फिलामेंट। हॉट फिलामेंट को कूल करने के लिए लिटल नाइट्रोजन आर्गन यूज होता है लो प्रेशर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रैक्ड वेरी प्रिसाइसली फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो ट्रैक की जाती है वेरी प्रिसाइसली फ्रॉम द अर्थ से, किसके यूज़ करके? डॉपलर इफेक्ट, रडार, सोनार या जीमन इफेक्ट? तो इसका सही आंसर है रडार। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रैक्ड वेरी प्रिसाइसली फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग रडार। रडार की यूज से, रडार यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग is a system that uses electromagnetic waves to identify the range, attitude, direction or speed of objects such as aircraft, ship, vehicles, weather formations and train। तो इस तरह से हमने जो रडार होती है ये सिस्टम होती है जो यूज़ करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को टू आइडेंटिफाई द रेंज, एटीट्यूड, अल्टीट्यूड, डायरेक्शन और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज एयरक्राफ्ट जैसे ऑब्जेक्ट्स का रेंज, अल्टीट्यूड कितना है, डायरेक्शन कौन सा है, किस डायरेक्शन में वो बढ़ रहे हैं, उसकी स्पीड कितनी है, और शिप्स भी, मोटर व्हीकल्स, वेदर फॉर्मेशंस और ट्रेन, इन सभी के बारे में रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके हमें उसके बारे में रेंज, अल्टीट्यूड, डायरेक्शन और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सभी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे सकती है। और जो इसलिए इसकी वजह से ही एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रैक्ड वेरी प्रिसाइसली फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग रडार, रडार की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे देखो में से स्टेटमेंट कंसिडर करिए। असर्शन, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल्ड कॉइल। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो कॉइल्ड कॉइल के फॉर्म में होते हैं। रीजन, अ कॉइल्ड coil filament occupies less space and is therefore not cooled significantly by the convection currents in the bulb। जो कॉइल होती है फिलामेंट की वो ऑक्यूपाइज करती है लेस स्पेस एंड इज देयरफॉर नॉट कूल्ड सिग्निफिकेंटली बाय द कन्वेक्शन करंट्स इन द बल्ब। और कूल्ड नहीं होती, अच्छी तरह से ठंड नहीं होती सिग्निफिकेंटली बाय द कन्वेक्शन करंट्स इन द बल्ब। तो इसका सही आंसर हमें फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? कॉइल्ड कॉइल के फॉर्म में होते हैं। और कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, जो कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट होती है ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, जो कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट होती है वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, देयरफॉर नॉट कूल्ड सिग्निफिकेंटली बाय द कन्वेक्शन करंट्स इन द बल्ब। इसलिए अच्छे तरह से सिग्निफिकेंटली वो कूल नहीं हो पाती जो कन्वेक्शन की वजह से जो बल्ब में करंट फ्लो होता है उससे। तो इसके हमें आंसर फाइंड करना है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही असर्शन और रीजन सही है, लेकिन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही सही है लेकिन आर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यहाँ पे ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। असर्शन, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्ड कॉइल। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो होती है वो कॉइल्ड कॉइल में होती है बिकॉज कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, कम स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड देयरफॉर नॉट कूल्ड सिग्निफिकेंटली बाय द कन्वेक्शन करंट्स इन द बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मैथ लिस्ट 1 करेक्टली विद द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट योर आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1, रेंज ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज ऑफ एसी फ्रीक्वेंसी, एसी फ्रीक्वेंसी की रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज ऑफ टीवी फ्रीक्वेंसी की रेंज। लिस्ट 2, फ्यू किलो हर्ट्स टू गीगा हर्ट्स, थोड़ा किलो हर्ट्स ते गीगा हर्ट्स, 20 to 20 किलो हर्ट्स। थर्ड, फ्यू मेगा हर्ट्स। फोर्थ, 50 to 60 हर्ट्स। तो इसमें से हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है, एसी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है और टीवी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है। जिसका सही आंसर हमें फाइंड करना है। तो रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है 22, ऑडियो फ्रीक्वेंसी होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी होते हैं एक्चुअली। तो मुझे रेडियो फ्रीक्वेंसी पता है तो मैं इसका आंसर यहाँ पे इस तरह से फाइंड करूँगा कि मुझे दो ही पता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले ऑडियो फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही आसान है, 20 to 20 किलो हर्ट्स A2। तो सी यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को अगर अच्छे से देखेंगे तो A2 यहाँ पे दो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दो ऑप्शंस में, वो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। और जो हमें
सी ए दिखाएंगे तो वो आंसर हमें बताएंगे। रेंज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है, तो वो होती है फ्यू किलो हर्ट्स टू गीगा हर्ट्स। तो ऐसे यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। रेंज ऑफ ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो हमें ऑडिबल होती है, जो हमें सुनाई दे सकती है, वो होती है 20 to 20 किलो हर्ट्स। और जो रेंज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो है फ्यू किलो हर्ट्स टू गीगा हर्ट्स तक हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी रहती है। रेंज ऑफ एसी फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो उसका सही आंसर है फोर्थ, 50 to 60 हर्ट्स। जो यहाँ पे हमारे घर पे आती है वो 50 to 60 हर्ट्स होती है। रेंज ऑफ टीवी फ्रिक्वेंसी कितनी रहती है, तो वो होती है फ्यू मेगा हर्ट्स। तो टीवी फ्रिक्वेंसी होती है फ्यू मेगा हर्ट्स। एसी फ्रिक्वेंसी होती है 50 to 60 हर्ट्स। ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है 20 to 20 किलो हर्ट्स। और रेंज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है फ्यू किलो हर्ट्स टू गीगा हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अ मैन इनसाइड अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन। जो एक इंसान मूविंग ट्रेन में जा रहा है वो टॉस करता है कॉइन को। द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम। कॉइन उसके पीछे फॉल करता है। द ट्रेन इज मूविंग फॉरवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, बैकवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, फॉरवर्ड विथ डिसेलरेशन एंड फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन। डिएसेलरेशन और एक्सेलरेशन, ये दोनों। डिसेलरेशन थोड़ी यहाँ पे टंग फिसल गई, मेरी जुबान फिसल गई, तो समझ लीजिए। फॉरवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड यूनिफॉर्म स्पीड में। बैकवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड में, पीछे जा रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड में। फॉरवर्ड विथ डिसेलरेशन मीन्स उसकी स्पीड कम हो रही है। एंड फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन, तो इसका सही आंसर है फोर्थ, फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन। व्हेन द मैन टॉसेस अ कॉइन, द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम बिकॉज द ट्रेन इज मूविंग फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। नीचे दिए गए में से कौन से लेयर्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर के रिस्पॉन्सिबल रहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्शन को। एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मिसोफियर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर और ट्रोपोस्फीयर। ये जो दिखाई दे रहे हैं उनमें से कौन सा लेयर एटमॉस्फेयर पे जो है वो रिस्पॉन्सिबल करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्शन करने का। तो उसके ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिगोस्फियर या फिर आयनोस्फियर। तो इसका सही आंसर है आयनोस्फियर, बिटवीन मेगा मेसोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है थर्मोस्फियर या फिर जो लास्ट सेकंड लास्ट है उसमें, और जो मिसोस्फियर है उसके बीच में जो रहती है आयनोस्फियर, वहाँ वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स के लिए, जिससे रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं और हम एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। टेलीविजन वॉज डिस्कवर्ड बाय। टेलीविजन किसने डिस्कवर किया, जो हम टीवी देखते हैं वो किसने डिस्कवर किया। बैक्विरल, एच जे बाबा, बोर या जे एल बेयर्ड। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, जे एल बेयर्ड। टेलीविजन जो टीवी आज हम देखते हैं वो जे एल बेयर्ड की मेहरबानी से हम देख सकते हैं, वरना अगर वो ये इंसान नहीं होते जे एल बेयर्ड तो हम आज टीवी नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ऑन एडिंग अ लिटल एनिटोमी टू जर्मेनियम वी गेट। अगर हम लिटल एंटीमनी जर्मेनियम में डालेंगे तो वो क्या होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होता है, मेटालिक कंडक्टर तैयार होता है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तैयार होता है। मैं फिर से दोहराता हूँ क्वेश्चन। अगर हम लिटल एंटीमनी जर्मेनियम में डालें तो हमें क्या मिलता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसका सही आंसर है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम और जीएसटी। जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम। जर्मेनियम का सिंबल होता है जेई। एंटीमनी का सिंबल है एसबी। यहाँ पे एंटीमनी आप कहेंगे कि एन होना चाहिए या फिर ए होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है, एसबी इससे वो एंटीमनी का यूनिट है। और टेलुरियम एज यूजुअल टीई से यहाँ पे सिंबल है उसका। सो जीईएसबी यानी कि जर्मेनियम एंटीमनी टेलुरियम, इसे जीएसटी भी कहा जाता है, जर्मेनियम एंटीमनी, या फिर उस सिंबल की वजह से जीएसटी जो हमें सबसे पहले दिखाया गया। इज ए फेस चेंज मटेरियल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ कैलोजेनाइड glasses used in rewritable optical disc and phase change memory applications. New phase change memories are possible using n-doped
GESBT semiconductor। Next, क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द स्टेटमेंट्स एक्सरेज। एक्सरेज क्या होती है? आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं होती। आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। हैव लॉन्गर वेवलेंथ, उसके पास लॉन्गर वेवलेंथ होती है। हैव शॉर्टर वेवलेंथ, उसके पास छोटी वेवलेंथ होती है। तो दे आर नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें से इन चारों में से हमें फाइंड करना है। तो पहले दो रिलेटेड है और लास्ट के टू रिलेटेड है, यानी कि एक या दो में से एक होगा और थर्ड एंड फोर्थ में से एक होगा। तो इसका सही आंसर है थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सरेज और उनके पास शॉर्टर वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, रेडियो कार्बन इज प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर एज ए रिजल्ट ऑफ। जो रेडियो कार्बन होता है वो प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर एज ए रिजल्ट ऑफ, इसकी वजह से कोलिजन बिटवीन द फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड नाइट्रोजन न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन ऑन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, थर्ड एक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन पर्टिकुलरली कॉस्मिक रेज ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, या फोर्थ लाइटनिंग डिस्चार्ज इन एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन था? कोलिजन बिटवीन द फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड नाइट्रोजन न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन न्यूक्लियर प्रेजेंट है और जो फास्ट न्यूट्रॉन्स है उनके कोलिजन की वजह से। सेकंड, एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन ऑन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, जो एक्शन होती है अल्ट्रावायलेट लाइट की जो सन से निकलते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे जो पड़ती है उससे वजह से। एक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन पर्टिकुलरली कॉस्मिक रेज ऑन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, या फोर्थ लाइटनिंग डिस्चार्ज इन एटमॉस्फेयर। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, collision between the fast neutrons and nitrogen nuclei present in the atmosphere. Next, question number 24, which one of the following is correctly match। नीचे देखो में से कौन से जो ऑप्शन है पेयर है वो करेक्टली मैच है। रडार टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, सेकंड पल्सर टू मेजर द पल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, थर्ड सोनार फॉर लोकेटिंग द सबमर्ज ऑब्जेक्ट, एंड फोर्थ कॉसार टू मेजर द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम। तो इसका सही आंसर है थर्ड, सोनार फॉर लोकेटिंग द सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स। जो सबमर्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उसे लोकेट करने के लिए सोनार यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अगर हमें जो पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का डबल करना है तो हमें क्या यूज़ करना होता है? इट्स लेंथ शुड बी डबल्ड, लेंथ डबल होनी चाहिए। इट्स लेंथ शुड बी क्वाड्रपल्ड, यानी कि 4 गुना होनी चाहिए। द मास ऑफ इट्स बॉब शुड बी डबल, जो मास होता है बॉब को डबल होना चाहिए। या फिर द मास ऑफ इट्स बॉब शुड बी क्वाड्रपल्ड, या फिर उसका जो मास होता है बॉब का वो 4 गुना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सेकंड, इट्स लेंथ शुड बी क्वाड्रपल्ड, यानी कि टी इज इक्वल्स टू 2π/L/g। जो टाइम का जो फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का, टी इज इक्वल्स टू 2π/L/g, यानी कि लेंथ एक है, अगर उसे हम चार गुना कर दे तो जो बार आता है अंडर रूट के वो सेकंड 2 टाइम्स होता है, इसलिए पीरियड होता है डबल हो जाता है। इस तरह से हमने आज के 25 क्वेश्चन जो 7 सेट है फिजिक्स का वो कंप्लीट कर लिया है। जो 7 सेट है फिजिक्स का वो कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरह से कंसिस्टेंट रहिए, मोटिवेटेड रहिए, स्टडी में फोकस रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह से आपका प्यार सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। इस तरह से मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा, नए नए कंटेंट, नए नए नॉलेज लाता रहूँगा। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे से बना रहा तो मैं और भी इस तरह से मोटिवेट रहूँगा, इंस्पायर्ड रहूँगा आपसे कि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊँ, खुद सीखूँ और आपको भी सिखाऊँ। थैंक यू वेरी मच।